आज हम बात करेंगे चंद्रमा की, क्योंकि भारतीय संस्कृति में चंद्रमा का विशेष महत्व है। चाहे कोई मुहूर्त हो, चाहे कोई पर्व हो, त्योहार हो, या फिर हो मास का प्रारंभ या मास की पूर्णता, हर वक्त चंद्रमा के आधार पर ही गणनाएं होती हैं। चाहे वो ज्योतिष की बात हो, आयुर्वेद की बात हो, दोनों में ही चंद्रमा देखकर ही कार्य किए जाते हैं, दवाइयां दी जाती हैं। आखिर चंद्रमा में ऐसा क्या है जो उसको देवता सिर पर धारण करते हैं? आज इसी विषय को टटोलता है भारत पर का यह एपिसोड। चंद्रमा क्या है? क्यों भारतीय संस्कृति में चंद्रमा का इतना महत्व है? क्यों सभी गणनाएं चंद्रमा से प्रारंभ होती हैं? क्यों चंद्रमा को देवता अपने सर पर धारण करते हैं? क्यों शिव जी को विशेष प्रिय है चंद्रमा? शिव जी अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों धारण करते हैं? मां भुवनेश्वरी, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है, वह अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों धारण करती हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरा तर्क है। ये कोरी कल्पना नहीं है और ना ही है ये केवल एक कथा का एक प्रसंग। यह विज्ञान है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो प्रतीक रूप में हम तक पहुंची हैं, क्योंकि हजारों वर्षों से यह प्रथा, ये सनातन परंपरा लगातार चली आ रही है और एक बड़ा हिस्सा इसका श्रुति के अधीन रहा है। इसलिए बहुत सारी बातें प्रतीक रूप में समझाई गई। लेकिन शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा का होना क्या प्रतीक है? लगता है कि जब भी कोई ग्रह अपने निश्चित पथ पर भ्रमण करेगा तो उसका प्रभाव बाकी ग्रहों पर पड़ेगा, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और उसके अपने रेडिएशन, जो उसकी गैसीय कंडीशंस पर आधारित होते हैं। फिर हम ज्योतिष को आधारहीन तो मान ही नहीं सकते, और उसी के आधार पर जो ब्रह्मांड में ग्रहों की गति है, उसी के आधार पर एक दूसरी विधा प्रारंभ हुई, जो मूलतः ऋग्वैदिक विधा नहीं है, जो वैदिक विधा भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि वेद में जो ज्योतिष है वह तो केवल खगोलीय ज्योतिष है। लेकिन इसके आधार पर एक विधा प्रारंभ हुई और इसको हमने फलित ज्योतिष के संदर्भ में जाना। चंद्रमा अगर बिगड़ जाए तो खैर नहीं। चंद्रमा से मन और शरीर का गहरा नाता है। बिना मन के शरीर का अस्तित्व नहीं, और बिना शरीर के मन का कोई अस्तित्व कैसे हो सकता है? इन दोनों के बीच एक संतुलन की स्थिति जब निर्मित होती है तो साध्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं संतुलन नहीं बन पाता है। मन अपनी जगह भागता है और शरीर की स्थिति दूसरी ओर होती है। मन की गति अस्थिर होती है, जबकि शरीर अक्सर स्थिरता में होता है। एक सीमा तक तो दोनों के बीच असंतुलन बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन जब ये असंतुलन ज्यादा हो जाता है तो फिर कहानी कुछ और ही हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा के पीड़ित, नीच, अस्त, शत्रुग्रही या दुष्ट, क्रूर व पापी ग्रहों द्वारा देखे जाने से इसकी दशा बिगड़ जाती है। चंद्रमा मन को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के बीच किसी जातक का जन्म हुआ तो भी उसका चंद्रमा कमजोर माना जाता है। सामान्य रूप से चंद्रमा के कमजोर अथवा बलहीन या प्रताड़ित होने से पीड़ित होने वाले तत्व हैं माता, फेफड़े और इससे संबंधित रोग, मन, और चूंकि चंद्रमा पूरे शरीर का भी प्रतिनिधि कारक होता है, इसीलिए शरीर में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद रक्त भी इससे प्रभावित हो जाता है। चंद्रमा के कमजोर अथवा प्रताड़ित होने का खामियाजा संबंधित जातक को ताउम्र भुगतना पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी इंसान का चंद्र किसी भी रूप से पीड़ित होता हो तो योग्य ज्योतिष सलाह लेकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जाए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा पे पहुंचे तो दुनिया के सामने एक अलग चंद्रमा था, और यह चंद्रमा उनकी कविताओं का चंद्रमा नहीं था, यह चंद्रमा उनका मामा चंद्रमा नहीं था। बहुत फर्क पड़ा। अब थोड़ा सा लोग
झिझकने लगे थे ये कहने में कि आपका मुखड़ा तो चांद की तरह से, क्योंकि चंद्रमा पे पहुंचकर तो दाग मिले, चंद्रमा पर पहुंचे तो गड्ढे मिले, चंद्रमा पे पहुंचे तो पहाड़ मिले, आदि आदि। तो विज्ञान की दृष्टि से तो चंद्रमा को समझना लोगों ने शुरू किया 19वीं शताब्दी। और हम कब जानते थे? ईसा से भी बहुत पूर्व। और उसके बाद भी आर्यभट्ट महोदय ने जो आर्यभट्ट ये लिखी है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन है चंद्रमा का,